Hello everyone. Today we are going to see chapter 8 अशोका द एम्पेरर हु गेव अप द वार। आज हम पढ़ेंगे अशोका के बारे में और जो एक बड़ा एम्पेरर था जिसने अपनी लाइफ के एंड में वार को गिव अप कर दिया था। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम रोशंस रूपी से। यहाँ पे स्टोरी ऐसे है। रोशंस एक लड़की है जो एक स्कूल का लड़की है, गर्ल, एक छोटी सी गर्ल है जिसका बर्थडे पे उसका ग्रैंडफादर ने उसको कुछ 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ का नोट दिए हैं उसका बर्थडे पे। और वो जो पैसा उसको मिला है वो चाहती थी कि एक नया कैसेट वो ख़रीदना चाहती थी। कैसेट क्यों? क्योंकि वीडियो गेम्स खेलने के लिए आज से लगभग 10-15 साल आगे इस तरह का कैसेट सीडी कैसेट खरीदना पड़ता था। उस 10 या 20 रुपीज़ के नोट पे उसने नोटिस किया कि एक तरफ उसका जो गांधी जी का फेस स्माइलिंग फेस है, तो दूसरी तरफ है लायन, एक टाइनी सेटअप लायन। वो मन मन में सोचने लगी ये लायन का मतलब क्या होता है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, इस टॉपिक को देखेंगे। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। किंगडम पुराने एंशिएंट हिस्ट्री में किंगडम बहुत सारा हमको मिलता है, लेकिन जो बड़े बड़े किंगडम्स थे उसको हम बोलते हैं एम्पायर। और इस एम्पायर को रूल करने वालों को बोलते हैं एम्पेरर। हिंदी में इसको बोलेंगे सम्राट और साम्राज्य। द लायन दैट वी सी इन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव लॉन्ग हिस्ट्री। जो लायन हम कोई भी हम हमारे करेंसी के जो हमारा 10 रुपीज़ 20 100 रुपीज़ का जो हमारा नोट्स होते हैं उसके साइड में जो लायंस और कोइंस में भी लायन दिखते हैं, उसका एक लंबा हिस्ट्री है बोल रहे हैं। दे वेर कार्व्ड इन स्टोन्स एंड प्लेस इट ऑन द टॉप मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। ये जो लायन का जो पिलर जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो लायन का पिलर है ये हमको मिलता है सारनाथ पे। ये हमको मिलता है सारनाथ पे, इस तरह से कार्व करके लिखा हुआ है। अभी एक म्यूजियम है सारनाथ में, उसके अंदर उस म्यूजियम पे ये रखा हुआ है। इसमें चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, इसके चारों तरफ जैसे मान लीजिए इसके चारों तरफ टोटल 4 लायंस है। हमको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 3 दिख रहा है, लेकिन उस अपोजिट साइड में और एक है, टोटल 4 है। यहाँ पे हम देख रहे थे Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his instructions inscriptions were carved on pillars as well as on rock surface. अशोका के टाइम पे एक हिस्ट्री में एक ग्रेटेस्ट रूलर थे। उसके टाइम पे उसने इंस्ट्रक्शन दिया अपने किंगडम में कि इंस्क्रिप्शन बनाया जाए। इंस्क्रिप्शन यानी कोई मेटल्स पे लिखना या तो पत्थर पे लिखना, और वो पत्थर को काट के लिखना, और पिलर मतलब पिलर बना के पिलर में लिखना, एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, और पत्थर में भी लिखना। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। इस इंस्क्रिप्शन को देखने के आगे हम ये देखेंगे, यहाँ बोल रहा है कि इस एम्पायर को, इस किंगडम को क्यों एम्पायर बोला जाता था। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। जो एम्पायर अशोका ने जिसका नाम है मौर्य एम्पायर, इसका फाउंडर का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो अशोका का ग्रैंडफादर है। ये कब स्टार्ट ये मौर्य एम्पायर कब स्टार्ट हुआ था? मोर देन 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautalya. Many of the Chanakya ideas were written down in the book called Arthashastra. तो चंद्रगुप्त का एक सपोर्टर थे और वाइज मैन जो चंद्रगुप्त के साथ रहते थे, उसका नाम है चाणक्य और कौटल्य, जो एक राजनीतिज्ञ, उसका एक पॉलिटिकल असिस्टेंस माना जाता है। और उसका जो भी आइडिया है उसने एक बुक्स में लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र।
यहाँ लिखा है डायनेस्टी का मतलब क्या होता है। डायनेस्टी मतलब जैसे किसी एक परिवार में उसका पिता फादर ने रूल किया है किसी किंगडम को, उसका बाद में जाके बेटा रूल करेगा, उसके बाद उसका बेटा का बेटा जो पोता रहेगा वो रूल करेगा। यहाँ पे लिखा है जैसे मौर्य एम्पायर स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसारा ने इसको कंटिन्यू किया, उसके बाद बिंदुसारा के बेटा अशोका ने इसको कंटिन्यू किया। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क विथ ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। सो ये मौर्य एम्पायर जो थे, यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं ये मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ पे मेन सिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सिटी में एक है, सॉरी, ये मेन सिटी में यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेन सिटी में यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तो है यहाँ पे पाटलिपुत्र, जो यहाँ पे है पाटलिपुत्र मौर्य एम्पायर का कैपिटल था। उसके बाद यहाँ तक्षशिला है, ये तक्षशिला एक मेन सिटी था। इसके साथ साथ उज्जैन जो है ये मेन इस मौर्य एम्पायर का मेन टाउन्स थे। ये पाटलिपुत्र हो गया कैपिटल, तक्षशिला हो गया नॉर्थ वेस्ट का जो डोर है, वहाँ से ट्रेड वगैरह होते थे। और उज्जैन यहाँ से साउथ इंडिया जाने का ये मेन रास्ता यहाँ से था। सो ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो फिर हमारा टॉपिक पे आते हैं। दिस इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मौर्य एम्पायर कैपिटल, और तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला was gateway to the northwest including Central Asia, and Ujjain lay on the route of north to south India. Merchant officials and craft persons probably live in the city. ये सिटी पे जो उज्जैन है यहाँ पे ज़्यादातर ऑफिशल्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स रहते थे। मर्चेंट यानी व्यापार करने वाला, ऑफिशल्स यानी मौर्य एम्पायर के अंदर काम करने वाला ऑफिशल्स, क्राफ्ट पर्सन यानी वहाँ जो भी क्राफ्ट पर्सन्स रहते थे, ये लोग ज़्यादा यहाँ रहते। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स, और बाकी एरिया में विलेजर्स और विलेजर्स और हर्डर्स रहते थे। हर्डर्स यानी जो गाय भैंस को चराते हैं। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. People in different parts of the empire spoke different language. So बाकी जगह में ज़्यादातर क्या था, फॉरेस्ट एरिया था। फॉरेस्ट एरिया में लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, और ऐसे ही उन लोग का जीवन चलता था। और पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर डिफरेंट, ये एम्पायर बहुत बड़ा होने के कारण ये एम्पायर में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला जाता था। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ एज वेल। वो लोग खाना भी अलग तरह का खाते थे, साथ में कपड़ा भी पहनने का उन लोग का अलग सा ही उन लोग का तरीका था, अलग अलग तरीके से कपड़ा वगैरह पहनते थे। सो अब हम आते हैं हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। एम्पायर किंगडम से कैसे अलग है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। एम्पायर और किंगडम कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में यहाँ पे बताया है। Emperors need more resources than kings because empires are larger than the kingdoms. They need to be protected by the big armies. जो किंगडम होते थे, किंगडम से बहुत बड़ा एम्पायर होते थे, सॉरी एम्पायर्स होते थे। इसलिए इस बड़े एम्पायर को बचा के रखने के लिए, अच्छे से इसका मेंटेनेंस करने के लिए किंगडम से ज़्यादा रिसोर्सेज उसको चाहिए, किंग से ज़्यादा रिसोर्सेज एम्पायर को चाहिए। सेकेंड रीजन्स, सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। और जितना भी एम्पायर के अंदर छोटे छोटे प्रोविंसेस होते थे, हर प्रोविंसेस में टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स को हायर करना पड़ता था। आज भी हमारे इंडिया में इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिशियल्स हायर हुए हैं होते हैं, सरकार के द्वारा हायर करते हैं। ऐसे ही पुराने ज़माने में टैक्स कलेक्ट करने के लिए सरकार के द्वारा
उस जगह में ऑफिसर्स को यहाँ पे ऑफिशियल लिखा है, हम समझ सकते हैं ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था। रूलिंग द एम्पायर को कैसे रूल करते थे इसके बारे में यहाँ पे लिखे। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, एम्पायर बड़ा होने की वजह से डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली, हर डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट तरीके से रूल किया जाता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, जो पाटलिपुत्र था वो एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में था। दिस मीन द ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्टर्स एंड ट्रेडर्स। जो अपॉइंट किया जाता था ऑफिसर्स को, वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर्स, हर्डर्स से, क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स से। ट्रेडर्स यानी व्यापारी। who live in villages and towns in the area, जो विलेज टाउन्स में रहता था। ऑफिसर्स ऑल्सो पनिश दोस हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर, जो ऑफिसर्स जो काम ऑफिसर्स को बोला गया है अगर वो नहीं करेंगे तो ऑफिसर्स को भी पनिश किया जाता था, रूलर्स यानी एम्पेरर के द्वारा। जैसे किसी के ऊपर ज़्यादा टैक्स उठा लिया, जैसे टैक्स में करप्शन कर लिया, तो इस अगर ये सब एम्पायर को पता चला तो उसको भी पनिशमेंट दिया जाता था। मैनी ऑफ दिस ऑफिसर्स वर गिवन सैलरीज, इन लोग को सैलरी दिया जाता था। मैसेंजर वर सेंड टू एंड फ्रॉम एंड स्पाइसेस केप्ट वॉच ऑन द ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स एम्पायर के द्वारा अपॉइंट किया जाता था उन लोग को स्पाइसेस के द्वारा किया जाता था, वॉच किया जाता था उन लोग को। स्पाइस मतलब जो देख ऑफिसर्स क्या किस तरह का काम करते, अच्छा टैक्स ज़्यादा तो नहीं उठाते करके, जो जितना टैक्स उठाने को बोले थे उतना ही उन लोग को उठाना था। अगर ज़्यादा उठा के वो लोग खुद रख के आधा हिस्सा सरकार को दे रहे तो ये चीज़ सरकार को पहले ही पता चल जाता था, क्योंकि मैसेंजर्स और स्पाइस को बोलते हैं जो उन लोग के पीछे रह के, अभी हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, तो इनका काम ये रहता था। एंड ऑफ कोर्स द एम्पायर सुपरवाइज देम, और ये सभी को एम्पायर क्या करते थे, सुपरवाइज करते थे विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, और रॉयल फैमिली और सीनियर मिनिस्टर्स के साथ मिलके एम्पायर इन सब को क्या करते थे, सुपरवाइज करने का काम करते थे। देयर आर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, ईच ऑफ दिस रूल्स फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल सजेस तक्षशिला और उज्जैन। कैपिटल से छोड़ के, पाटलिपुत्र से छोड़ के तक्षशिला और उज्जैन से इन लोग को बाकी जो एरिया प्रोविंसेस थे उनको तक्षशिला और उज्जैन से रूल किया जाता था। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, द रॉयल प्रिंसेस वेर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, जो रॉयल प्रिंसेस थे वो लोग गवर्नर्स को सेंड करते थे। लोकल कस्टम एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। Besides, there were other vast areas between these centers. Here the Maurya tried to control roads and rivers. जो मौर्य एम्पायर था, ये लोग रोड्स को, रिवर्स को टोटल कंट्रोल करना चाहते थे, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल टू टैक्स एंड ट्राइब्यूट मतलब ट्राइब्यूट यानी ये एक तरह का टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे राजा कहाँ अगर इनका जो जनता है अगर जा रहे तो कुछ ना कुछ राजा को गिफ्ट लेके जाना पड़ता था, मतलब हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे ट्राइब्यूट का। ट्राइब्यूट मतलब एक तरह का इनडायरेक्ट, ये टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे राजा कहाँ प्रजा अगर जा रहे, कोई काम के लिए जा रहे हैं, कोई परेशानी हुआ तो, अगर परेशानी नहीं है तो कोई एक प्रोविंस है, प्रोविंस के अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये एक मौर्य एम्पायर है, इसके अंदर छोटा छोटा प्रोविंसेस होता है, और इसके अंदर जो एम्पायर होते हैं इसका डायरेक्ट कंट्रोल अगर ना किया जाए, इन्हीं लोगों में से उन लोग को कंट्रोल किया जाए। अगर कोई बाहरी दुश्मन से अगर इसको अटैक हो रहा है तो ये इसको सपोर्ट, मोर जो एम्पायर थे वो इसको मतलब इसको सेफ्टी देगा। इसके बदले में ये लोग इनको क्या लेके आना पड़ता है, गिफ्ट वगैरह लेके आना पड़ता, सोना चांदी राजा को देना पड़ता था, इसी को बोलते ट्राइब्यूट।
Okay. For example, Arthashastra tells us that the northwest is an important blankets, south नॉर्थ वेस्ट से इन लोग को आता था ब्लैंकेट आता था, साउथ इंडिया से आता था गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स. इट इज़ पॉसिबल दैट दिस रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्राइब्यूट, और ये ट्राइब्यूट के जरिए ये लोग यहाँ का जो एम्पायर थे वो रिसीव करते थे. सो ट्राइब्यूट के बारे में यहाँ पे लिखा है जो मैंने बता दिया हूँ. सो देयर वेर ऑल्सो फॉरेस्टेड रीजन्स, फॉरेस्ट एरिया भी वहाँ पे रहता था. फॉरेस्ट लिविंग्स इन दिस एरियाज वेर मोर और लेस इंडिपेंडेंट. फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते थे वो लोग ज़्यादातर इंडिपेंडेंट रहते थे, लेकिन उन लोग को भी जैसे राजा ये चाहते जैसे सॉरी एम्पायर ये चाहते थे कि सम्राट ये चाहते थे कि उन लोग भी उसको एलिफेंट प्रोवाइड करें लड़ाई के टाइम पे, या तो टिम्बर प्रोवाइड कर, टिम्बर यानी वहाँ का फर्नीचर, हनी बी एंड वैक्स प्रोवाइड करे. किसके ज़रिए? मौर्य ऑफिसर्स के ज़रिए राजा को सम्राट को, एम्पायर को भेज दिया जाता था. सो एम्पायर एंड द कैपिटल सिटी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. एम्पायर और उसका कैपिटल सिटी कैसा था उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. Megasthenes wrote an account about what he saw. Here is a part of his description. So, Megasthenes एक ग्रीक सिटीजन है जो यहाँ पे हम आपको थोड़ा बता देंगे. जैसे मान लीजिए ये उस टाइम का मौर्य एम्पायर, और इस एरिया में यहाँ पे ग्रीक एम्पायर उस टाइम था. सो इन लोग के बीच में लड़ाई ना हो इसीलिए ग्रीक का जो यहाँ पे हम सेल्यूकस निकेटस जो थे, इसने इंडिया में मेगास्थीनिस को एज ए एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कैपिटल में, मतलब उसके पैलेस में उसको रख दिया था. हमको यहाँ तक जानने को मिलता है कि जो सेल्यूकस निकेटस था उसका जो बेटी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया था, और इसीलिए दोनों देशों में रिलेशन बनाए रखने के लिए जो मेगास्थीनिस थे वो ग्रीक से एज ए एम्बेसडर इंडिया में आके उस टाइम बैठे थे. और इसी दौरान उसने जो भी उसने बुक्स लिखा जिसमें उसने इंडिया में उस टाइम जो भी हुआ टोटल अकाउंट्स उसने लिखा, और जिसका नाम है इंडिका. उस बुक का नाम है इंडिका. सो वहाँ पे उसने क्या क्या देखा उसने वही लिखा है. यहाँ पे क्या लिखा है? द ओकेजन ऑन विच द एम्पायर अपीयर्स इन पब्लिक्स आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस. अगर कहीं भी एम्पायर को जाना है तो किस तरह का एक रॉयल प्रोसेशन में होते हुए ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन में जाता था. ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलेंक्विन. हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विथ सिल्वर एंड गोल्ड. एक बड़ा सा गोल्डन पैलेंक्विन में वो चढ़ के आते थे, और उसके साथ गार्ड रहता था. एलिफेंट जो सोना और चांदी से डेकोरेट किए हुए एलिफेंट आते थे. सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच बर्ड लीव्स. वहाँ पे किसी ने पेड़ को पकड़े हुए आते थे जिसमें चिड़िया वगैरह बैठ रहे होते थे. मतलब ये सब चीज़ एम्पायर के उसके एम्पायर को डिमांड में ये सब चीज़ होता था. इंक्लूडिंग द फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरोट्स भी वहाँ पे होते थे. सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्पायर. एम्पायर के ऊपर सर पे ऐसे पैरोट भी बैठा हुआ होता था. द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय द आर्म वुमन. जो उस टाइम जो उनका बॉडीगार्ड थे ज़्यादातर वुमेन थे, आर्म्ड वुमन. Okay, he is afraid that somebody may try to kill him. He has a special servant to taste the food before he eats. वो खाने से आगे उसका एक सर्वेंट था जिसको वो खाना को टेस्ट करना पड़ता था. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. उसका इतना ज़्यादा कमरा रूम था, वो सिर्फ एक बेडरूम में 2 नाइट ही सोते थे. एंड अबाउट पाटलिपुत्र के बारे में भी
मेगास्थनीज ने अपने बुक इंडिका में लिखे हैं। पाटलिपुत्र, जिसको आज मॉडर्न डे पटना करके आज हम जानते हैं, पटना को पुराना नाम पाटलिपुत्र था मौर्य एम्पायर के टाइम पे। दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल सिटी था। इट वॉज सराउंडेड बाय अ मैसिव वाल, चारों तरफ से वाल से घेरा हुआ था, दीवार से घेरा हुआ था। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 68 गेट्स, इसका इतना ज़्यादा टावर्स और 64 गेट्स था। मतलब ये दीवार से घेरा हुआ था, वाल बाउंड्री लगा हुआ था जिसमें 68 गेट्स था। टावर मतलब टावर जहाँ से बाहरी आक्रमण को देख सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे आर्मी को ऑफिसर्स को वहाँ पे एम्पायर के द्वारा वहाँ पे अपॉइंट किया हुआ होता है। जैसे जिस टावर यानी वॉच टावर, जहाँ से हम दुश्मन को बहुत दूर दूर से हम देख सकते हैं। द हाउस ऑफ 2 and 3 स्टोरेज आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, जो घर था वो मड का और वुड का बना हुआ था। द किंग पैलेस इज ऑल्सो वुड, राजा का जो दरबार था वो भी वुड का था, वुड यानी वुड का था। एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग, स्टोन कार्विंग से स्टोन पत्थर का चीज़, और मतलब पत्थर का डिजाइन, पत्थर को काट के डिजाइन किया हुआ था। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स थे एंड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, और वो उस गार्डन में ज़्यादातर इस गार्डन में बर्ड्स वहाँ पे रखा हुआ था एम्पायर के लिए। सो अशोका यूनिक रूलर, अशोका को किन चीज़ों से यूनिक रूलर बनाते हैं वो हम देखेंगे। अब अशोका को क्यों एक यूनिक रूलर बोला जाता है उसको देखेंगे। सो अब हम देखेंगे अशोका यूनिक रूलर। यूनिक यानी अशोका एक अलग सा रूलर्स था। द मोस्ट फेमस ऑफ मौर्य एम्पायर वाज अशोक मौर्य एम्पायर का सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस रूलर्स का नाम ही अशोका है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू मेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। वो एक पहले इंसान था, रूलर था, जिसने अपना मैसेज को, वो क्या कहना चाहता था, उसका क्या कहना था, वो टोटल इंस्क्रिप्शन में वो लिख के गए थे। इंस्क्रिप्शन यानी कोई मेटल के ऊपर लिखना, कोई पत्थर पे लिखना, इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। पिलर पे लिखना। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन वेयर इन, अशोका का जो जितना भी इंस्क्रिप्शन था ज़्यादातर प्राकृत लैंग्वेज में था। एंड वेयर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ था। अशोकास वार इन कलिंगा, कलिंगा का जो वार था ये अशोका का लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। जिस वार से उसने पूरे लड़ाई को ही करना छोड़ दिया। अशोका का जो कलिंगा जो है, कलिंगा आज का, जैसे ये मान लीजिए इंडिया है, ये इंडिया, कलिंगा इस उड़ीसा वाले रीजन्स को पुराने ज़माने में कलिंगा बोला जाता था, और इसी के बीच में यहाँ पे लड़ाई हुआ था। सब हम लड़ाई के बारे में देखेंगे। कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ द कोस्टल उड़ीसा, उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंगा। अशोका फॉट अ वार टू कॉन्कर कलिंगा, अशोका ने पूरे इंडिया को, उसके अंडर में थे। सिर्फ वो उड़ीसा कोस्टल एरिया, उड़ीसा का कोस्टल एरिया अशोका के अंडर में नहीं थे, इसीलिए लड़ाई करना पड़ा उसको। हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट डिसाइडेड टू नॉट एनीमोर। सो लड़ाई इतना डेंजर हुआ जिसमें उसको इतना ब्लडशेड हुआ, इतना वायलेंस हुआ, वो सबको देखते हुए अशोका ने उसके बाद लड़ाई करना ही, मतलब उसने ठान लिया कि आज के बाद मैं कभी लड़ाई नहीं करूँगा। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप द कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार। उसने ये कलिंगा का वार जीत लिया था, लेकिन जीतने के बाद भी उसने बाद में उसी कलिंगा का जो रूलर थे उसी को ये जो जगह था, ये जो उसने ये एरिया कब्जा किया था, फिर उसको वापस कर दिया था। अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार। अशोका के इंस्क्रिप्शन में अशोका ने खुद लिखा है कि कलिंगा वार के बारे में वर्णन डिस्क्राइब किया है। उसने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। एक इंस्क्रिप्शन में अशोका ने ऐसे लिखे हैं, 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। जब कलिंगा का वार हुआ था, अशोका का जो रूल चल रहा था 8 years,
About a lakh and half peoples were captured and more than 1 lakh people were killed. उस कलिंगा का वार में 1 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख people were captured and more than 1 lakh people were killed. 1 लाख से ज़्यादा उसका मतलब उसका डेथ हुआ. दिस फिल्ड मी विथ सॉरो. इसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया मेरा मन पे. क्यों पूछ रहा है वाई. Whenever an independent land is conquered, lakh of people die and many were taken prisoners. Brahmins and monks will also die. क्यों उसका मन में इतना क्यों अशोका इतना दुखी हुआ. क्योंकि जब कोई भी जगह को लड़ाई करना पड़ता है तो वहाँ पे लाख ऑफ पीपल डाइट बोल रहा है एंड मैनी वेयर बहुत लोगों को क्या करना पड़ता है प्रिजनर्स बना के रखना पड़ता है. उसमें ब्राह्मिन्स और मंक्स वो भी मरते हैं. सो अशोका का कहना ये है ब्राह्मिन्स और मंक्स जो रिलीजन को फॉलो करते गॉड को मानते और लोगों को अच्छे शिक्षा देते इन लोगों का मारना बहुत बड़ा पाप है. इसीलिए अशोका बोल रहे हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि उस ठाव में भी कलिंगा में भी बहुत सारे ऐसे जैसे मंक्स और ब्राह्मिन्स रहते थे. People who are kind to their relatives and friends and their slaves and servants die to lose their loved one. लोग क्या बोल रहे हैं रिलेटिव्स अपना रिलेटिव्स खोते हैं फ्रेंड्स अपना फ्रेंड्स खोते हैं और उनका स्लेव्स मरते हैं. किसी का अपना लव्ड वन अपना सबसे प्यारा दोस्त अपना किसी का अपना जैसे लड़ाई में क्या होता है किसी का अपना हस्बैंड खो लेते किसी हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो एक दर्द भरी सीन हो जाता है. दैट इज़ वाई आई एम सेड. इसीलिए बोल रहे अशोका इसीलिए मैं दुखी हूँ एंड आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धमा. इसीलिए अशोका ने बोला कि अब मैं रिलीजन को मैं रिलीजन चेंज नहीं बोला है. मैं आज के बाद मैं धम्मा मानना चालू करूँगा. धम्मा यानी ये धर्म है. धर्म को ही धम्मा बोला जाता है. एंड टू टीच अदर्स अबाउट एज वेल एज. आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूँगा और आज के बाद मैं धम्मा को ऑब्जर्व करूँगा मानना चालू करूँगा. धम्मा यानी धर्म के पीछे मैं लागूंगा बोल रहा है. आई बिलीव दैट द विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स. अशोका ये बिलीव करते हैं कि धम्मा के द्वारा धर्म के द्वारा लोगों को मन जितना अच्छा है कि उसको फोर्सफुली जीतने से अच्छा धर्म से जीतना उनका मन जीतना अच्छा है बोल रहा है. आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर. ये जो मैसेज है मैं फ्यूचर के लिए लिख रहा हूँ सो दैट माई सन एंड माई ग्रैंड सन शुड नो दैट शुड नॉट थिंक अबाउट वार. इसीलिए लिख रहा हूँ कि मेरा बेटा और मेरा जो पोता है वो आने वाले दिन में लड़ाई के बारे में ना सोचे. इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा. उसके बदले में उन लोगों को क्या सोचना चाहिए कि धम्मा कैसे फैलाए स्प्रेड करें. धम्मा यानी धम्मा इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म का ही प्राकृत भाषा में धर्म को धम्मा बोला जाता है. संस्कृत में इसको धर्म बोला जाता है. सो व्हाट वाज अशोकास धर्म. अशोका का धर्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है. अशोकास धर्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड. अशोका का जो धर्म है वो उसमें गॉड का कोई वर्शिप नहीं परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस नहीं है. ही फेल्ट दैट जस्ट अ फादर ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैड ऑल्सो ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट. ही वाज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्ध. अशोका का जो लाइफ है बुद्ध का टीचिंग से अशोका का लाइफ अब अशोका बुद्ध का जो टीचिंग से उसको अशोका क्या करने लगे फॉलो करने लगे. देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम. बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसने उसका अपना साम्राज्य पे अपना एम्पायर पे उसको प्रॉब्लम हो रहा था. पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स. उसका एम्पायर में लोग डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते थे एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट. इसीलिए कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते लड़ाई हो जाते थे. पीपल वेर एनिमल्स वेर सेक्रीफाइस. वहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता था. हालांकि अशोका का कहना था सेक्रीफाइस में मैं बिलीव नहीं करता हूँ. स्लेव एंड सर्वेंट्स वेर इल ट्रीटेड. जो स्लेव और वहाँ का जो सर्वेंट होते थे उन लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था. बिसाइड देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज.
एंड अमंग नेबर्स, बाकी गांव उसका फैमिलीज में झगड़ा लड़ाई झगड़ा होते रहते थे, और नेबर्स में और अपने अपने पड़ोसी में लड़ाई होते रहते थे। नेबर्स यानी अपने गांव में। सो अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस। अशोका को ऐसा लगा कि ये उसका ड्यूटी है इस टोटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो उसने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, नोन एज धर्म महामाता। धर्म महामाता नाम करके ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, जिसका काम क्या था कि हर जगह जाके ये धर्म के बारे में लोगों को बताना। इसको छोड़ के अशोका ने बहुत सारा रॉक्स यानी पत्थर और पिलर्स में उसका ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया कि जो मैसेज वो बोलना चाहते थे वो मैसेज को लिखे, और बाकी जो अनपढ़ लोग हैं, जो इलिटरेट है, जो गांव में रहते, उन सबको ये मैसेज सुनाए। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स। अशोका ने अपना मैसेज को फैलाने के लिए, अपना धर्म को फैलाने के लिए मैसेंजर्स को भेजा हर जगह, जैसे सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में, श्रीलंका में, और उसने और भी जैसे रोड बनाया, उसने वेल्स उसने बना मतलब कंस्ट्रक्शन किया, एंड उसने रेस्ट हाउसेस बनाया। इसको छोड़ के उसने मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए ही हॉस्पिटल वगैरह उसने बनाया। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अशोका अपना मैसेज अपने लोगों के लिए यहाँ पे अशोका ने मैसेज अशोका का मैसेज है। पीपल परफॉर्म वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल। लोग बहुत पाठ पूजा करते हैं जब वो लोग बीमार होते हैं। व्हेन देयर चिल्ड्रंस गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रंस आर बोर्न, और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी। कहीं पे भी जब उसका बेटा का शादी होता है, जब उसका बेटा बेटी का जन्म होता है, जब वो कोई भी जगह पे जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, पाठ पूजा करते हैं। दिस रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। ये रिचुअल्स मतलब ये पाठ पूजा करना उतना यूजफुल नहीं है, बोल रहा है। इफ़ इंस्टेड, इसके बदले में पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, ये और क्या होगा, फलदायक होगा। व्हाट आर दिस प्रैक्टिसेस, ये प्रैक्टिसेस क्या क्या है। दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट। ये प्रैक्टिस में अपना नौकर, स्लेव्स, सर्वेंट से जो जिससे हम काम करवाते हैं उसको क्या करना, जेंटल होना, उसको अच्छे व्यवहार करना। रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर, ये अपने से बड़े को आदर करना। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विथ कंपैशन, जैसे कोई एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, अपने से छोटे हो बड़े हो, सबको क्या करना, कंपैशन दिखाना, उसके ऊपर प्यार दिखाना, प्यार जताना। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मिन्स एंड मंक्स, ब्राह्मिन्स और मंक्स को गिफ्ट देना बोल रहा है, क्योंकि वो लोग गॉड के प्रचार करते हैं। वो लोग अच्छे चीज़ों को प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर। अशोका का कहना ये है कि अपना रिलीजन को ऊपर मानते हुए बाकी रिलीजन्स को क्रिटिसाइज करना बहुत बुरी बात है। तो अशोका का ये कहना है कि एक दूसरे का रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। यहाँ बोला ईच वन शुड रेस्पेक्ट अदर रिलीजन, बाकी अपना रिलीजन को छोड़ के अपने अपने शहर के जितना भी रिलीजन है सबको इक्वली रेस्पेक्ट करना चाहिए, बोल रहे हैं। इफ़ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन्स वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स देयर इज एक्चुअली ग्रेटर। यहाँ बोल रहा है अपना रिलीजन को ऊपर मानते हुए बाकी रिलीजन्स को अगर कोई इंसल्ट कर रहा है तो इससे बुरा कोई भी नहीं हो सकता है, बोल रहे हैं। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन टू रेस्पेक्ट। इसीलिए अपने रिलीजन को छोड़ देखते हुए बाकी रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, बोल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोड his edicts instruction still speaks to us in a language we can understand and we can still learn how much from them. So यहाँ पे identify the parts of अशोका मैसेज that you, so यहाँ पे ये चीज़ें हैं। सो हम लगभग चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। एल्सवेयर, जिस टाइम मौर्य एम्पायर इंडिया में आगे बढ़ रहा था, तो इस टाइम कहीं और जगह जैसे चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन रहा था।
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन रहा था। ये लगभग 2400 ईयर्स पहले का बात है। उस टाइम चाइना में ग्रेट वॉल बन रहा था। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इट वॉज मेन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटर्स ऑफ द एम्पायर। नॉर्दर्न साइड का जो लोग है उनसे बचने के लिए चाइना ने यहाँ पे वॉल बनाया था। एडिशन टू द वॉल वेयर मेड ओवर द पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स। ये वॉल बनना ही 2000 साल लगे थे ईयर्स, बिकॉज द फ्रंटर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग। इतना लंबा है ये वॉल, एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। स्टोन और ब्रिक्स का बना हुआ है। विद अ रोड अलॉन्ग विद द टॉप, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क टू बिल्ड दैट। बहुत हजार लोग यहाँ पे काम किए थे। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलॉन्ग। वॉच टावर है, मतलब दुश्मन को देखने के लिए जगह जगह वॉच टावर है। एट डिस्टेंस ऑफ 100 टू 200 मीटर्स, 100 मीटर्स 200 मीटर्स के बीच बीच में वॉच टावर है। सो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। जिस टाइम मौर्य एम्पायर इंडिया पे था, उस टाइम चाइना में ये ग्रेट वॉल बन रहा था बाहरी दुश्मन से बचने के लिए। सो ये हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। सो आने वाले टाइम्स में और बाकी चैप्टर के बारे में मैं वीडियो लेके आता हूँ। आज के लिए थैंक यू।